Hello everyone. So in earlier last two lecture जिसमें हमने डिस्कस किया था मेन टॉपिक पॉपुलेशन, उसके फिर हम डिस्कस कर रहे हैं नाउ थ्री. ऑलरेडी वी हैव कवर्ड 4 सब टॉपिक्स एंड today's lecture we will cover 2 more sub topics. So the sub topic number 5 and the 6. तो जो हमने लास्ट 2 लेक्चर में कवर किए हैं वो 4 सब टॉपिक थे. नेटालिटी यानी बर्थ रेट, मोर्टालिटी इट मीन्स डेथ रेट, देन एज डिस्ट्रीब्यूशन एंड द पॉपुलेशन डेंसिटी. ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने 4 टॉपिक है वो कवर ऑलरेडी, 4 सब टॉपिक है पॉपुलेशन के वो कवर कर लिए. ठीक है, आज दूसरे 2 देखेंगे. देन आफ्टर इन नेक्स्ट लेक्चर फ्यू मोर. ओके, सो let's see the first subtopic of today's lecture is population equilibrium. तो जैसे कि आप लोगों को नाम से कुछ समझ में आया होगा कि इधर हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस, राइट. तो इक्विलिब्रियम मतलब क्या, ना ही कुछ कम हो रहा है ना ही कुछ बढ़ रहा है ना. सो इट मीन्स वी कैन से इन सिंपल लैंग्वेज दैट द डेथ रेट एंड द बर्थ रेट, when this both rate is in equal state, at that time we can say that population is in their equilibrium state, है ना. अगर डेथ रेट एंड बर्थ रेट सिमिलर होंगे तभी जाके ये पॉपुलेशन है वो इक्विलिब्रियम में होगी, राइट. ऑब्वियसली जैसे कि एग्जैक्ट नंबर में सेम नहीं होते, 2-3 दैट इज डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन साइज की प्लस और माइनस होते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10 डेथ हो रही है तो 10 सामने बर्थ हो तभी हम इक्विलिब्रियम स्टेट बोलेंगे. ऑब्वियसली इट मे वेरीज, बट अल्टीमेटली वी कैन से कि कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहे, ना ही ज्यादा कम हो रहे पॉपुलेशन में डेंसिटी, ना ही ज्यादा बढ़ रही. ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम. सो वी कैन से व्हेन द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एनिमल्स इज प्लॉटेड अगेंस्ट द टाइम फैक्टर, अ कर्व इज ऑब्टेन कॉल्ड द ग्रोथ कर्व. तो जब हम ऑब्वियसली हम इक्विलिब्रियम की जब बात करेंगे तो पहले तो हमें ग्रोथ है वो पॉपुलेशन का देखना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि सीधे थोड़ी हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, है ना. कुछ डेटा उसके रिगार्डिंग हमें पॉपुलेशन के कवर करने पड़ेंगे. तो पहले हम क्या देखेंगे, ग्रोथ कर्व, यानी पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो कैसा है, कि बढ़ रहा है, कम हो रहा है, या तो इक्विलिब्रियम है. मतलब ये डेटा अगर हमारे पास है और उसका ग्राफ है तो हमें पता चलेगा ना कि पॉपुलेशन है वो इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है. ये तो अभी हम स्टडी कर रहे हैं इसलिए हम सीधा ही बोल सकते हैं नाम से. बट वेन यू गो इन टू द फील्ड एंड इन रियलिटी वेन यू हैव टू चेक, तो तब आप क्या करोगे, डेटा है वो कलेक्ट करोगे. देन आफ्टर यू कैन से दैट दिस पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और द इक्विलिब्रियम स्टेट, राइट. तो पहले हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे ग्रोथ कर्व जिसे बोलते हैं किसी भी पॉपुलेशन का. तो उसका हम ग्रोथ की पैटर्न है वो देखेंगे. ठीक है, सो द पैटर्न ऑफ ग्रोथ कर्व इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पॉपुलेशंस. Mainly 2 patterns of the growth curves are significant and they are, so we'll see in next page. तो सबसे पहले तो इधर हमने लिखा है कि पैटर्न ऑफ ग्रोथ कर्व इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पॉपुलेशन. सो ऑब्वियसली कोई भी पॉपुलेशन है उन दोनों में, सपोज कोई हम 2 पॉपुलेशन का एग्जांपल लेके चले तो ऑब्वियसली कोई भी 2 पॉपुलेशन का ग्रोथ कर्व है वो आपको एग्जैक्ट सिमिलर कभी नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि दैट डिपेंड्स ऑन वेयर देर आर लिविंग, व्हाट इज द एनवायरमेंटल फैक्टर्स ओवर देयर. तो ये सारा डिपेंड करता है वो कौन सी स्पीसीज पे हम ये ग्रोथ कर्व है वो स्टडी कर रहे हैं. क्योंकि कभी कोई पॉपुलेशन है वो अचानक से बढ़ जाती है, फिर कम हो जाती है, वापस भी बढ़ सकती है, राइट. कभी कभी इक्विलिब्रियम में होती है, फिर सडन कुछ ऐसा इन्वायरमेंटल चेंजेस आ जाएगी, डिक्रीज भी हो जाएगी. तो ये सारे बहुत सारे बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स है वो इफेक्ट करते हैं किसी भी पॉपुलेशन की साइज को. तो इधर हमें स्टडी करने के लिए ग्रोथ कर्व स्टडी करना पड़ेगा, राइट. तो ये आप लोग जैसे हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे कॉलेजेस वगैरह में तो ये माइक्रोबायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स होते हैं. ग्रोथ कर्व वगैरह प्रैक्टिकली आपको प्लॉट करना होता है, बैक्टीरिया का, इकोलाई का ग्रोथ कर्व एक्सेट्रा, यीस्ट का ग्रोथ कर्व, व्हाटएवर डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रीम. तो ये ग्रोथ कर्व है वो हमें स्टडी करना होता है कि किस तरह से पॉपुलेशन है वो बढ़ती है, फिर इक्विलिब्रियम में आती है, फिर कम होती है, लाइकवाइज. ठीक है, तो इसकी जो एक ग्रोथ कर्व की पैटर्न होती है वो किस तरह की होती है. सो इट इज लाइक उसमें मेनली 3 स्टेप्स हैं, वो 2 तरह के ग्रोथ कर्व मिलते हैं और उस दोनों तरह के ग्रोथ कर्व के कुछ 3 स्टेप होते हैं. तो पहले तो ये किस तरह के 2 ग्रोथ कर्व हैं, तो उसमें पहला होता है एस शेप्ड ग्रोथ कर्व जिसे सिग्मोइड कर्व भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये एमसीक्यू के लिए याद रखना दोनों ने.
एंड सेकंड है जे शेप्ड ग्रोथ कर्व। तो ये कुछ दो तरह के ग्रोथ कर्व है वो हमें मोस्टली सिग्निफिकेंटली मिलते हैं। तो लेट अस स्टडी सबसे पहले एस शेप्ड ग्रोथ कर्व। तो नाम ही है, तो जैसे कि हम लोग कुछ डिटेल्स इंफॉर्मेशन वगैरह ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो कुछ शेप है वो हमें एस की तरह दिखेगा, अल्फाबेट एस की तरह, राइट। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एस शेप्ड ग्रोथ कर्व और सिग्मोइड ग्रोथ कर्व, ठीक है। सो ड्यूरिंग पॉपुलेशन ग्रोथ 3 phases आर ऑब्जर्व। जैसे कि कौन से 3 phases? तो पहला है पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज, सेकंड है लॉगरिथमिक फेज एंड थर्ड है नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज, ठीक है। तो ये कुछ फेजेस है वो डिपेंड करते हैं, जैसे कि कुछ शुरू में ग्रोथ है वो थोड़ा धीमा होता है, राइट, क्योंकि पॉपुलेशन ओबीसी कम होती है शुरू में, जब नई पॉपुलेशन है कहीं भी ऐड होना स्टार्ट करेगी तो थोड़ी स्पीड है वो थोड़ी धीमी होती है, ठीक है। फिर सडन ड्रास्टिक चेंज आता है, बढ़ जाती है अचानक से, इट इज कॉल्ड लॉगरिथमिक एंड देन आफ्टर धीरे धीरे वापस से कम होने लगती है, इट इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज। वो हम ग्राफ के थ्रू ही समझेंगे अभी आगे। सो ये कुछ 3 phases होते हैं कोई भी कर्व में, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं एस शेप्ड ग्रोथ कर्व। सो एक एग्जांपल लेके चलते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। सो इफ वी इंट्रोड्यूस yeast in a specific medium, its population grows gradually। तो इधर हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, यीस्ट, ठीक है। तो मान लो किसी भी यीस्ट को हम एक मीडियम में ग्रो करवा रहे हैं, न्यूट्रिशन मीडियम में, ठीक है, वेदर फ्लास्क में लेके या तो फिर पेट्री डिश में। तो सपोज हम यीस्ट का थोड़ा कल्चर लेंगे, यानी थोड़े यीस्ट के मोलिक्यूल्स है, सेल्स है वो लेंगे, और हम ग्रोथ का जो मीडियम हमने लेबोरेटरी में रखा होगा उसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे, ठीक है। तो शुरू में तो उसका नंबर कम है, यानी उसकी पॉपुलेशन कम है, जितनी हमने डाली है उतनी ही है, ठीक है, सपोज 1 ड्रॉप, ओके। अब क्या होगा, जो न्यूट्रिशन है उसको यूटिलाइज करके ये सेल्स हैं वो क्या करते हैं, डिवाइड होते हैं। तो जैसे कि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स मोस्टली होते हैं, उनका एक सेल मतलब उनकी पूरी बॉडी, राइट, उनकी नई जनरेशन। सो जिस तरह से ये सेल डिवाइड होके बढ़ते जाएंगे, दैट बाय दैट टाइम वी कैन से दैट देयर पॉपुलेशन आल्सो इंक्रीजिंग, राइट, क्योंकि सिंगल सेल इज देयर होल बॉडी। सो हम कह सकते हैं जैसे सेल्स बढ़ रहे, इट मीन्स उनकी पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। तो इस तरह से हम ये यीस्ट में स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्या होगा कि पॉपुलेशन है वो ग्रोस ग्रेजुअली, तो धीरे धीरे वो पॉपुलेशन है उसकी बढ़ती जाएगी, जैसे कि सेल डिवाइड होते जाएंगे उस न्यूट्रिशन को यूज करते हुए, ठीक है। तो उसमें अगर हम ये तीनों फेजेस की बात करें, देन सबसे पहले इन द बिगिनिंग, जब भी हमने यीस्ट डाली किसी भी ग्रोथ मीडियम ने, तो क्या होगा, इन द बिगिनिंग द ग्रोथ इज स्लो, दिस फेज इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो आप इधर ये जो हमने ग्राफ प्लॉट किया हुआ है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड टाइम का, तो मान लो ये टाइम है कुछ हम मिनट्स में ले रहे हैं, ठीक है, 10 मिनट, देन 15, 5, 10, 15, 20, 25, 30, इस तरह से 5 मिनट के इंटरवल्स में हम लोग सपोज टाइम ले रहे, ठीक है। तो 5, 10, 15, तो शुरू में आप देख रहे हो एकदम से धीमा उसका ग्रोथ है, स्लो ग्रोथ है, ठीक है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कुछ ज्यादा नहीं बढ़ रहे, इधर मान लो 10 है तो आफ्टर 15 मिनट कितने हो रहे, 15 ही हो रहे, ठीक है, 10, 15 यहाँ पे भी सेम सपोज हम ले रहे, ज्यादा नहीं बढ़ रहे। बट तो उसे इस स्लो फेज को बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज। तो यहाँ पे हमने एरो करके लिखा है ग्राफ में पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज, ठीक है। ये एस शेप कुछ बन रहा है, तो पहले धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट करेगी। अब क्या होगा, देन द ग्रोथ इज रैपिड एंड द पॉपुलेशन इंक्रीजेस स्टेप वाइज, इट इज अ लॉगरिथमिक फेज। तो अब ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन के बाद आता है ये लॉगरिथमिक फेज, बीच का, सेंटर का, ठीक है, लॉगरिथमिक फेज। उसमें क्या होता है, पॉपुलेशन है वो रैपिडली बढ़ना स्टार्ट होती है। क्यों, तो मान लो इधर यहां तक पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज तक 20 सेल्स है वो बने, ठीक है। तो अब सीधा 20 में से क्या होगा, 40, 40 में से 80, 80 में से 160। तो देखो आप नंबर क्योंकि डबल होते हैं ना, सेल डिवीजन आपको भी पता ही है, आप लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। सो हियर आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिस अगेन, बट सेल से वो डिवाइड हो रहे, डबल हो रहे, तो जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ेगी उस तरह से सेल नंबर्स भी हैं वो डबल बढ़ेंगे,
राइट। तो 80 सपोज सेल्स हो गए तो ये 80 अगेन 2 में डिवाइड होंगे, सो 160 सीधा हो जाएगा। तो इस तरह से फिर एक बीच का जो ये फेज होता है लोगरिथमिक फेज जिसको हम बोल सकते हैं, तो उसमें पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट ग्रो करती है। ठीक है, इधर हमने एग्जांपल लिया है यीस्ट का, और ये ग्रोथ कर्व है किस शेप का, एस शेप का। तो ये हो गया सेकंड फेज। पहला होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज जिसमें स्लो पॉपुलेशन का ग्रोथ होता है शुरू में इनिशियली। देन आता है लोगरिथमिक फेज जहां पे स्पीड में पॉपुलेशन है वो बढ़ती है। तो सीधे ही आप ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन देख सकते हो। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इधर 20 थे तो इधर सीधा 200 के आसपास, नॉट इवन 200, 1000 के आसपास हो गए होंगे। इतना ज्यादा फटाफट बढ़ेगा और टाइम ड्यूरेशन कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 15 मिनट्स टू इधर 30 तक ही पहुंचा होगा। उतने में तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई। ठीक है, देन आता है थर्ड फेज, उसे बोलते हैं आफ्टर द रीचिंग द मैक्सिमम साइज द ग्रोथ रेट स्लोज डाउन एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज। इट इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, जो कि इधर हमने ग्राफ बताया ही है ऑलरेडी। तो ये लोगरिथमिक फेज में मैक्सिमम ग्रोथ हो जाता है। ठीक है, अब क्या होना है, अब वापस से ये ग्रोथ रेट है वो स्लो डाउन हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। इधर कौन सा रीजन है, तो यीस्ट हमने एक मीडियम में डाला था, राइट, न्यूट्रिशन मीडियम था एक। तो अब क्या होगा कि सारा न्यूट्रिशन है वो ग्रोथ हो गया, यूटिलाइज हो गया। ठीक है, अब सेल्स के पास न्यूट्रिशन नहीं है टू डिवाइड, राइट, और टू सर्वाइव। तो अब क्या हो जाएगा कि थोड़ा एक इक्विलिब्रियम स्टेट आएगा कि यानी सेल के पास जो अभी न्यूट्रिशन है अपना अपना वो पूरा यूटिलाइज कर लेंगे, बट अब मीडियम में कोई न्यूट्रिशन नहीं बचा है। ठीक है, तो अभी जो सेल के पास खुद का है वही यूटिलाइज करेंगे। तो थोड़ा टाइम ऐसा आएगा कि इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ना ही नए डिवाइड हो रहे हैं क्योंकि न्यूट्रिशन अभी और है नहीं, और ना ही डेथ हो रही है सेल्स की क्योंकि अभी उनके खुद के पास थोड़ा बहुत बचा है। ठीक है, स्टोर किया हुआ सेल के अंदर। तो ये थोड़े टाइम के लिए इक्विलिब्रियम स्टेट आता है। तो यहाँ पे ग्रोथ अब बंद हो गया है, मैक्सिमम जब हो गया, अब सेल्स डिवाइड नहीं हो रहे, बट थोड़े टाइम के लिए डेथ भी नहीं हो रही है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अब फिर क्या हो जाएगा, जैसे कि सेल के पास अपना खुद का न्यूट्रिशन भी मान लो खत्म हो गया, तो अभी मीडियम में तो है ही नहीं, अभी खुद के पास भी खत्म हो गया, तो क्या होगा, ये सेल्स हैं वो धीरे धीरे मरना स्टार्ट करेंगे, डाई होना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेल मतलब द यीस्ट, राइट, द होल ऑर्गेनिज्म। तो अब ये ग्राफ है वो धीरे धीरे ऐसे नीचे आता जाएगा क्योंकि अभी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है वो कम होते जाएंगे। क्यों, क्योंकि अभी नए तो डिवाइड नहीं हो रहे, बट जो है वो भी टूटते जा रहे, मरते जा रहे। ठीक है, तो यानी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो कम होते जा रहे। क्यों, क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं है। तो इधर रीजन है पॉपुलेशन के कम होने का, न्यूट्रिशन, राइट, जो कि हम इसका एग्जांपल लेके चल रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं अभी ये ग्रोथ को। तो इस तरह से ये 3 फेजेस होते हैं जिसका नाम है पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज, लोगरिथमिक फेज एंड द थर्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज। इसके बाद आता है इक्विलिब्रियम एंड देन आफ्टर नंबर ऑफ इंडिविजुअल से वो कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और आप ऐसे जब प्लॉट करोगे सारी इंफॉर्मेशन तो आपको एस शेप मिलेगा। सेम मिलता है एस शेप कर्व आपको रियलिटी में भी जब प्रैक्टिकल्स आप लोग करते हो, व्हेन आई ऑलरेडी सेड कि आप लोग जब कॉलेजेस वगैरह में ये ग्रोथ कर्व स्टडी करोगे माइक्रोब्स में, माइक्रोबायोलॉजी में, देन यू विल सी कि जैसे आप इंफॉर्मेशन प्लॉट करोगे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आफ्टर सम टाइम ऑफ इंटरवल, सपोज 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, व्हाटएवर जो भी आप ले रहे हो, तो ये जो ऐसे इंफॉर्मेशन प्लॉट करते जाओगे तो आपको नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कुछ इस तरह से ही मिलेंगे। अल्टीमेटली शेप एस शेप ही मोस्टली बनता है। ठीक है, तो ये हमने ग्राफ के बारे में बात की। देन एवरी पॉपुलेशन हैज इट्स कैरिंग कैपेसिटी। तो ये कैरिंग कैपेसिटी हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है, मैक्सिमम कैपेसिटी। अभी किसी भी एरिया की मैक्सिमम कुछ कैपेसिटी होती है कि उतने ही ऑर्गेनिज्म को वहां पे रख सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ एरिया ही नहीं है, जगह ही नहीं है। ठीक है, तो उसको कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। सो एवरी पॉपुलेशन हैज इट्स कैरिंग कैपेसिटी ऑब्वियसली, राइट, वेयर नो मोर इंक्रीज कैन अकर इन अ पॉपुलेशन। अब उससे ज्यादा पॉपुलेशन है वो नहीं बढ़ सकती क्योंकि ना ही अब खाने का सोर्स है ना ही रहने का सोर्स है, तो अभी और वहां पे नहीं बढ़ सकते, दैट इज मैक्सिमम। तो उसे बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो ये हर एक पॉपुलेशन की अपनी अपनी कैरिंग कैपेसिटी होती है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ देयर प्लेस। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन दैट कैन बी सपोर्टेड इन अ हैबिटेट एट अ गिवन टाइम। तो ये इंपॉर्टेंट है, एट अ गिवन टाइम। ठीक है,
तो कैरिंग कैपेसिटी हो एट अ गिवन टाइम, यानी एट द सेम टाइम। सपोज कोई एक रूम है तो उसमें एट द सेम टाइम यानी एक साथ सपोज 10 लोग ही रह सकते हैं, तो उसको उसकी कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है, उस रूम की। फिर चाहे वो 10 चले जाए, दूसरे 10 आए, तो दैट इज अनदर थिंग, बट एक साथ तो 10 ही मैक्सिमम रह सकते हैं, ठीक है। तो ये सेम चीज होती है कि कोई भी पॉपुलेशन होती है तो उस एरिया की कैरिंग कैपेसिटी होती है कि एट द सेम टाइम उस हैबिटेट में उतने ही अच्छे से सपोर्ट करेंगे, रह सकते हैं कोई भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जितनी उसकी कैरिंग कैपेसिटी है। मोर देन दैट देर इज नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव, ठीक है। बाकी के अगर वहां पे एक्स्ट्रा आ भी गए तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको ना ही प्रॉपर रहने की जगह मिलेगी, ना ही उनको प्रॉपरली खाना मिलेगा, ठीक है। सो ये कंपटीशन हो जाएगा उनके बीच में फॉर द रिसोर्सेज टू सर्वाइव, राइट। तो ये बात की हमने एस शेप्ड ग्रोथ कर्व की। नाउ नेक्स्ट विल सी जे शेप्ड ग्रोथ कर्व। ओके, सो in the J-shaped growth curve, in certain population, the growth is very rapid and the number of organism increases in compound interest fashion, and then the growth stops abruptly and the population declines suddenly. तो इधर दो वर्ड आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि एक तो होता है कि वेरी रैपिड ग्रोथ है, वो एकदम फास्ट होता है, एंड डिक्लाइन भी कैसा होता है, सडनली होता है, यानी शुरू में एकदम जल्दी से बढ़ भी जाएगा ग्रोथ है और सडनली कम भी हो जाएगा ग्रोथ, ठीक है। सो इन दोनों से ही ये बनता है जे शेप्ड कुछ ग्रोथ कर्व अल्टीमेटली। अदरवाइज आप देखोगे तो एस एंड जे शेप आपको ऑलमोस्ट सिमिलर लगेगा, बट देयर इज अ एक्चुअल में ह्यूज डिफरेंस, ठीक है। इट इज कॉल्ड अ जे शेप्ड ग्रोथ पैटर्न। तो ग्राफ के थ्रू विल अंडरस्टैंड। तो सपोज इधर हमने ग्राफ प्लॉट किया है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन टाइम का, ठीक है, सेम। तो ये कुछ एस शेप जैसा ही है, बट इधर आप लोग अगर एक चीज नोटिस करोगे तो एस शेप में कुछ इस तरह से था, और इधर आप देख रहे हो कि थोड़ा ही टाइम ऐसा है, यानी मान लो 5 मिनट ही, कि जब पॉपुलेशन है वो स्लो है, देन सडन इंक्रीज हो गई। जबकि एस शेप में ऐसा नहीं था, ये जो लोगेरिथमिक फेज है वो लंबा था, सडन इंक्रीज नहीं था। ये आप देख रहे हो सीधी लाइन है, ठीक है। तो एस में और जे में ये डिफरेंस है, ठीक है। और डिक्लाइन भी इधर जल्दी से सीधा ही हो जाता है, ऐसे सीधा ड्रास्टिक ड्रॉप हो जाता है सडनली, जबकि एस शेप में ये नहीं होता है, उसमें सेम जैसे ग्रोथ होता है उसी तरह से धीरे धीरे डिक्लाइन भी होगा। तो ये एक मेन डिफरेंस है एस शेप एंड जे शेप का, जो कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम नहीं है, ठीक है। तो इधर आप जैसे देख रहे हो टाइम में पहले स्लो है, बट स्लो ग्रोथ का टाइम है वो बहुत ही कम है, सडनली वेरी रैपिड ग्रोथ है वो बढ़ता है, देन कम्स द इक्विलिब्रियम स्टेट, क्योंकि सपोज न्यूट्रिशन खत्म हो गया, और अब आएगा डिक्लाइन फेज। तो ये सीधा सडन डिक्लाइन हो जाएगा, ठीक है। सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत ही स्पीड में, जैसे ही बड़े थे ग्रोथ हुआ था, उस तरह से सडन डेथ भी हो जाएगी। तो इसे बोलते हैं जे शेप्ड ग्रोथ कर्व, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, जो कि आज का दूसरा सब टॉपिक है। तो इधर पहला सब टॉपिक है वो खत्म हो गया, जो कि था हमारा पिरामिड्स, जो कि हमने स्टडी किए थे लास्ट लेक्चर में पॉपुलेशन के रिगार्डिंग, एज डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग। तो आज हमने बात की पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम, ठीक है, कि किस तरह से इक्विलिब्रियम में पॉपुलेशन है कोई भी वो आती है, राइट। नेक्स्ट है पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन। तो पहला जो हमने सब टॉपिक देखा वो ये देखा कि पॉपुलेशन है वो स्टेबल कैसे होती है, वो स्टडी करना है तो हमें क्या स्टडी करना पड़ेगा, तो हमें ग्रोथ है वो स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके हमें इक्विलिब्रियम है वो पता चलेगा। जबकि डेथ रेट एंड बर्थ रेट है वो दोनों सेम हो जाती है, ठीक है, इक्वल हो जाती है, ना ही बर्थ हो रहे ना ही डेथ हो रही, या तो अगर डेथ एंड बर्थ दोनों हो रहे तो दोनों इक्वल अमाउंट में हो रहे, तब जाके इक्विलिब्रियम है वो स्टेट आएगा, राइट। तो ये बात की थी हमने स्टेबिलिटी की, राइट, पॉपुलेशन की। अब हम दूसरा आज का सब टॉपिक है पॉपुलेशन का वो पढ़ेंगे, वो है पॉपुलेशन फ्लक्चुएशंस, यानी चेंजेस आना। इक्विलिब्रियम नहीं, बट यहाँ पे हम स्टडी करेंगे कि कोई भी पॉपुलेशन में किस तरह से फ्लक्चुएशन आते हैं, यानी चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो इन अ पॉपुलेशन द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन। तो ये तो सीधी सी बात है, हर एक पॉपुलेशन में फ्लक्चुएशंस आते हैं,
राइट। ऐसा तो नहीं है कि इक्विलिब्रियम, ठीक है इक्विलिब्रियम स्टेट भी आएगा कभी कभी, बट ये स्टेबल कंटिन्यूअस तो नहीं रहेगा, परमानेंट तो नहीं होगा, फ्लक्चुएशंस तो आने ही आने हैं, राइट। इट मे बी फ्लैट, साइक्लिक और इरेप्टिव। इट इज कॉज्ड बाय फैक्टर्स। तो क्यों कॉज होता है ये फ्लक्चुएशंस क्यों आते हैं? बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स, जैसे कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स हम लेके चले, ठीक है। तो ये हमने समर स्लीप एंड विंटर स्लीप के बारे में पढ़ा था, ठीक है। माइग्रेशन है वो हम टॉपिक पढ़ चुके हैं। तो जैसे कि मान लो बर्ड्स, तो जो भी ठंडी जगह पे रहने वाले बर्ड्स है वहां पे विंटर में तो और ज्यादा ठंडी बढ़ जाएगी, तो उस टाइम पे वहां की ये बर्ड्स की पॉपुलेशन है वो क्या करेगी, माइग्रेट करती है कहीं और जगह पे, ठीक है। तो क्या हो गया, जहां पे वो ओरिजिनली रह रहे थे वहां से अचानक से सारे बर्ड से वो चले गए, उनकी एक पूरी पॉपुलेशन जो रह रही थी किसी एक तरह की स्पीसीज की, बर्ड की स्पीसीज की, वो सडन वहां से माइग्रेट कर गई। तो उस जगह पे क्या हो गया, पॉपुलेशन में डिक्लाइन आ गई सडन, अचानक से एक साथ मान लो 3000 बर्ड्स थे, उनकी एक कम्युनिटी थी, पूरी पॉपुलेशन थी, वो सारी वहां से चली गई माइग्रेट करके। तो सडन क्या हो गया, ये 3000 पॉपुलेशन है वो अचानक से कम हो गई, और वो जहां पे जाएंगे माइग्रेट करके उस जगह पे क्या हो जाएगा, सडन पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वहां पे अचानक से 3000 बर्ड्स से वो आ गए कहीं से, समझ रहे हो। तो ये क्या हो गया, फ्लक्चुएशंस आते हैं। तो ये पहला फैक्टर है माइग्रेशन। दूसरा फैक्टर होता है सर्वाइवल का, जैसे कि फूड, राइट। तो नेसेसरी जो भी चीजें हैं जैसे कि फूड होता है, तो उसकी कमी आ गई, तो अचानक से सारे जितने भी स्पीसीज हैं वो मरने लगेंगे, राइट, तो कम हो जाएगी। दूसरा है बर्थ रेट, अगर कोई पॉपुलेशन का बर्थ रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया तो पॉपुलेशन में सडन क्या हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा। सेम अभी फिर कोई नेचुरल डिजास्टर हो रहे सपोज, ठीक है, जैसे कि स्टॉर्म आ रहा है, अर्थक्वेक है वो हो रहे, या तो सुनामी आ रही है, तो उसमें क्या हो जाएगा, सडन पूरी पॉपुलेशन है वो एक साथ खत्म हो जाएगी। जैसे कि एक हिस्ट्री है जो कि आप सबको पता है, डायनासोर्स, राइट। वैसे बहुत सारे एक्सटिंक्ट हो गए हैं, बट ये एक फेमस एग्जांपल है, दैट इज व्हाई आई एम डूइंग दिस, गिविंग यू पीपल, राइट, कि डायनासोर्स अब नहीं देखने को मिलते, अचानक से सारे खत्म हो गए, ठीक है। तो ये कुछ सडन नेचुरल डिजास्टर हुए हैं कि जो कि जितने भी बचे थे ऑब्वियसली कम नंबर में ही बचे होंगे, और वो भी चले गए एक साथ, राइट। तो इस तरह से पूरी पॉपुलेशन है वो नष्ट हो जाती है। तो सेम वे नेचुरल डिजास्टर्स भी होते, कई जगह पे आप लोगों ने देखा होगा कि सुनामी आती है तो सी साइड के जितने भी आसपास के इलाके होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। तो सडन चेंज ही तो हुआ, अचानक से विद इन 2 आवर्स जितना बहुत सारे लोग थे वहां पे और अचानक से कोई नहीं है, तो ये भी फ्लक्चुएशंस ही हुए। फिर कई बार जैसे कि स्टॉर्म्स है वो आते हैं, राइट, तो स्टॉर्म्स में भी सेम कि अचानक से बहुत सारी पॉपुलेशन है वो उसकी डेथ हो जाती है। So this is called population fluctuation, and for that fluctuation there is many factors required, right? बहुत सारे factors है वो responsible है, we can say. So here is a graph of that. If we plot the fluctuations graph, population fluctuation, then it can be seen like this. Pattern है ये change होती रहती है, depends on the population fluctuation. So number of individuals and time, if we plot the graph, then we will see like this kind of patterns. तो जैसे कि शुरू में कोई पॉपुलेशन बढ़ी, अब क्या हो गया, थोड़ा इक्विलिब्रियम स्टेट आया, फिर अचानक से कम हो गई, थोड़ी कम हुई बट कम हुई, यानी उस टाइम पे डेथ है या तो माइग्रेशन है, ये बढ़ गया होगा, ठीक है। फिर वापस थोड़ा बढ़ा, अगेन कम हो गया, थोड़ा बढ़ा, कम हो गया, तो इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा। अब क्या हुआ, सडन बहुत ही कम हो गया। तो इधर आप बहुत डीप कर्व देख रहे हो, पीट देख रहे हो एक, तो ये अचानक से बहुत ज्यादा कम हो गई पॉपुलेशन। तो इधर इतना थोड़ा बहुत तो कम ज्यादा होता ही रहता है, ठीक है, ये फ्लक्चुएशंस तो नॉर्मली होते ही रहते हैं, बट ये कुछ ज्यादा ही कम हो जाना पॉपुलेशन का, या तो फिर कुछ ज्यादा ही बढ़ जाना, इन दोनों के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये नॉर्मल चीज नहीं है। तो इधर बहुत अचानक से कम हो जाने का रीजन हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस सीजन, यहाँ पे कोई सीजन हो और वहां की पॉपुलेशन है वो कहीं माइग्रेट कर गई, तो भी ये अचानक से कम हो जाता है, या तो फिर कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया तो भी सडन कम हो जाता है, ठीक है। और ये अचानक से बढ़ गया तो ये भी माइग्रेटरी प्रोसेस हो सकती है कि किसी भी प्लेस पे कोई बाहर से बहुत सारे ये पॉपुलेशन है किसी और बर्ड्स की वगैरह की, वो आ गए, तो अचानक से क्या हो गया, पॉपुलेशन में बढ़ावा आ गया, ठीक है। या तो फिर बर्थ रेट है वो बढ़ गया, मतलब डेथ भी कम हो गई और बर्थ रेट भी बढ़ गया, तो ये दोनों हिसाब से पॉपुलेशन में अचानक से क्या हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा। तो ये सडन एंड
मोर अमाउंट में इंक्रीज या डिक्रीज होना, फॉर दैट एंड बिहाइंड दैट देर इज मेनी फैक्टर्स, बट अदरवाइज नॉर्मली अप्स डाउन्स तो होते रहते, एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम तो ज्यादा देर तक चलता नहीं है. So that kind of graph we can see when we plot the population fluctuations against the time. ठीक है, तो ये किसी भी population में चलता रहता है इस तरह से ups and downs. Okay, so next है, अगर हम example को लेके चले ये fluctuation की, so study on bird population at different areas of North Gujarat was studied for the 10 years. ठीक है, तो ये टाइम ड्यूरेशन सपोज 10 ईयर की हम लेके चले किसी भी बर्ड पॉपुलेशन की इन नॉर्थ गुजरात. सो 2000 to 2010. इट्स फंक्शन एट डिफरेंट सीजन्स इज गिवन इन अ ग्राफ. इट्स फ्लक्चुएशंस इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सीजनल इफेक्ट, माइग्रेशन एक्सेट्रा. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्यों फ्लक्चुएशन आते हैं, तो उसके बहुत सारे रीजन हैं, जिसमें से एक होता है माइग्रेशन होता है, सीजनल इफेक्ट होती है, फिर फूड रिसोर्सेस होते हैं, नेचुरल डिजास्टर होते हैं, ये बहुत सारे फैक्टर्स है वो इफेक्ट करते हैं. तो ये बर्ड पॉपुलेशन का भी हम एग्जांपल है वो देख लेते हैं. तो जैसे कि आप इधर देख रहे हो सीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन ऑफ बर्ड दिखाई है. तो यहाँ पे एक पूरा ईयर दिया है, मंथ, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. तो एक पूरा साल ईयर दिया है मंथ के बेसिस पे, मंथ के डिवीजन पे, और इधर नंबर ऑफ ब्लड्स वी विल प्लॉट. तो मान लो जैन में नंबर ऑफ ब्लड से वो बर्ड से वो कुछ इधर 1000 है. ठीक है, फेब्रुआरी में थोड़ा बढ़ गए, सपोज 100 जितना बढ़े तो 1100. मार्च में इक्विलिब्रियम, ठीक है, सेम ही है 1100. अब इधर मई में आप देखोगे तो अगर मई की लाइन हम देखें तो बहुत ही कम हो गए. ठीक है, तो 1000 से सीधा हाफ हो गए. राइट, ये सेंटर पार्ट है सीधा, तो हाफ मतलब अभी हो गए 500. तो जनवरी में 1000 बर्ड थे, मई में हो गए 500. अभी और भी कम हो रहे, जून, जुलाई, अगस्त में सबसे कम है, मान लो सिर्फ 100 ही बचे. ठीक है, अब वापस से सितंबर से वापस पीक आया, तो सितंबर से बढ़ना शुरू हुए, नवंबर तक बढ़ के इधर हो गए सपोज 800. तो ये पॉपुलेशन में सीजनल चेंज आया. ठीक है, मंथ में, तो जनवरी, फरवरी तो विंटर सीजन सपोज होती है, तो बर्ड्स की पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा है. जैसे ही फिर गर्मियां आना शुरू हुई मार्च, अप्रैल से, मई, जून में आप देख रहे हो कि गर्मी बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन सडन डिक्रीज हो गई. मे बी ये माइग्रेशन की वजह से या कुछ भी है, बट पॉपुलेशन आप देख सकते हो. जैसे ही अगेन बारिश का मौसम आया और ठंडक होना शुरू हो गई, तो पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है. जैसे ही विंटर आएगा तो ये वापस सेम पिक पे आ जाएगी. तो ये क्या है ग्राफ, ये पॉपुलेशन हम दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं इधर प्लॉट करके, वो है बर्ड्स की पॉपुलेशन और उसका सीजनल वेरिएशन हमने दिखाया मंथ वाइज. ठीक है, तो इस तरह से पॉपुलेशन है वो बढ़ती रहती है, कम होती रहती है, वापस ये चेंजेस है वो कंटिन्यूअस आते रहते हैं. बीच बीच में थोड़ा बहुत इक्विलिब्रियम स्टेट भी आता है, बट वो ज्यादा देर तक नहीं टिकता है. ठीक है, सो दिस इज अबाउट टुडेस लेक्चर. 2 टॉपिक वी कवर. पहला था पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम एंड देन पॉपुलेशन फ्लक्चुएशंस. तो आज हमने ये दोनों सब टॉपिक है वो देखे. नेक्स्ट लेक्चर में हम जो सब टॉपिक देखने वाले हैं उसके अगेन सब टॉपिक्स बहुत हैं. ये स्पेशली आपको एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर करना है वो, तो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं बता रही हूँ आपको. तो आगे हमें और भी बहुत नए टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखने हैं, स्टडी करने हैं. ठीक है, एज यू गाइज कैन सी कि जैसे कि मैं हर बार बताती हूँ आपको, इकोलॉजी है वो थोड़ा इजी होता है पोर्शन टू अंडरस्टैंड, बट टू रिमेंबर इट इज दैट मच डिफिकल्ट. राइट, क्योंकि इजीएस्ट थिंग है तो हम ज्यादा फोकस नहीं करते, और इसीलिए हम एग्जाम के टाइम पे आंसर से वो भूल जाते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा हमने लर्न नहीं किया होता है, इजी समझ के उसको निग्लेक्ट कर दिया होता है. तो ये मत करना. अंडरस्टैंडिंग में ओब्वियसली इजी रहता है, क्योंकि ये ज्यादा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं इसमें, बट आपको ये सारे पॉइंट्स है वो याद रखने हैं. डेफिनेशन से बीच बीच में अगर नंबर्स आ रहे हैं, जिन टाइप्स कुछ आ रहे हैं या कुछ भी है, तो आपको ये सारी चीजें हैं एमसीक्यू के लिए याद रखनी है. ओब्वियसली एंड थियोरेटिकल क्वेश्चन तो आपको पूरा लर्न करना ही है. ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी हमें देनी है, एज वेल एज बोर्ड की थ्योरी एग्जाम भी आपको प्रिपेयर करनी है. राइट, सो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली एंड गिव योर 100% फोकस ऑन दैट. राइट, थैंक यू.